Everyone. I hope I am audible and visible. What's up, guys? कहाँ पे पब्लिक? कहीं तुम लोग सिलेंडर की लाइन पे तो नहीं लगे हुए हो? Okay, I was just being sarcastic. हाँ, इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है. Okay, hello Rishparna. Good morning, beta. So the thing is, कल के साथ यही चल रहा था. Like yesterday, I saw a very good tweet. Right. So Indians को लाइन पे लगने की आदत हो चुकी है. सो जब नोटबंदी थी तब भी फुकट में लाइन में लगे, जब कोविड आया तब भी फुकट में लाइन में लगे, एंड अब जब जो है हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है तब भी हम लाइन में लगे हुए हैं एंड पीपल आर नॉट इवन लाइक outraging about it. That panic because of LPG and energy crisis, that panic is moreover, मैंने कल भी बोला था आज भी बोल रहा हूँ, right, because of the lack of information. Right. Yes. Lack of information, and because of somewhere our government is like not giving information on the correct time. Hello, Krishna. अगर ये पहले से ही क्लियरिटी लाके दे दे, फॉर एग्जांपल द वे प्रेस सेक्रेटरी ऑफ यूएसए हो, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हो, एनर्जी सॉरी वॉर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हो, इकोनॉमिक सेक्रेटरी हो अमेरिका में, या ब्रिटेन में, या रूस के रूस जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और भी अदर गल्फ नेशन के मिनिस्टर्स हैं, दे आर कंटिन्यूसली ब्रीफिंग द पब्लिक, ब्रीफिंग द what we can say the press. तो कंटिन्यूस एक इंफॉर्मेशन फ्लो है, बिकॉज ऑफ दैट वहां पे लेस पैनिक है. बट इंडिया में मसला ये है कि आर मीडिया, first of all, they don't care about our problems. Like, when was the last time you saw news channel debating on something important? I'm not sure. तो उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. सेकंड, इंफॉर्मेशन भी हमें पता नहीं देने की कोई वही नहीं होती, मतलब जब दो चार दिन हो जाते हैं तब जाके हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ हो रहा है. सो एनर्जी क्राइसिस तो डेफिनेटली है. कल भी काफी कुछ है. अयोध्या में राम रसोई इज समवेयर लाइक द फूड इज नॉट कुकिंग. Delhi High Court, like the canteen of Delhi High Court, they decided to sell only the cold food. So things are there. Things are definitely getting critical. But uh, कुछ होप्स जो है वो देखने को मिलती हैं. इंडिया की जो गवर्नमेंट है, दे आर रिस्पॉन्डिंग, बट बट लेट बट रिस्पॉन्डिंग. सो हमारे यहाँ इंडिया में काम होता है, बट वो थोड़ा सा लेट हो जाता है. दैट इज व्हाट इट इज. सो हम इसके बारे में बात करेंगे आज. हम टुडे आई हैव gathered the information about the global economic impact, which is actually a byproduct of this particular war, और वो किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है पूरी दुनिया को. नॉट ओनली मिडिल ईस्ट, बल्कि इंडिया के कंसर्न में, दुनिया भर की इंडस्ट्रीज में, नॉट ओनली जस्ट गैस और एनर्जी इंडस्ट्री, दैट इज अफेक्टिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज. विल टॉक अबाउट इट. आज मैंने काफी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की है. हेलो दक्ष. सो ये हो गया. दूसरा, इंडिया में फर्स्ट केस ऑफ राइट टू डाई जो है वो देखने को मिला. यस. सुप्रीम कोर्ट ने कल जो है ये बात मानी कि राइट टू डाई विद डिग्निटी फॉर अ पेशेंट, right, in a persistence vegetative state, that is PVS, implementing 2018 guideline for a passive euthanasia. Euthanasia is something जहाँ पे आप क्या कहना चाहिए, इच्छा मृत्यु, राइट. यू वांट अ डेथ because you are ill, you are not in a condition of recovery, because of you, because of the condition, you can not, what we can say, uh, you cannot make life better, you are just getting worse. So the court has allowed the withdrawal of clinically assisted nutrition and hydration, right? So that धीरे से ही सही पेन लेस पेन के साथ डेथ हो. हम बात करेंगे उसके बारे में, राइट. तो उसके बाद फिर जो वो है, क्या कहना चाहिए, वेस्टर्न एशियन कॉन्फ्लिक्ट है, वो तो कंटिन्यू है ही. इसमें तो डिस्कशन होगा ही. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. फिर जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA है, राइट, उन्होंने इस पर्टिकुलर एनर्जी क्राइसिस को और ग्लोबल ऑयल जंप को इनको मैनेज करने के लिए 400 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल जो है उसको क्या करना शुरू कर दिया है,
अनलॉक करना शुरू कर दिया है, राइट। और इंडिया के लिए भी ओके ओके न्यूज़ है, बहुत अच्छी तो नहीं है, बट है न्यूज़, राइट। फिर ईरान has started attacking the ships in the Strait of Hormuz, राइट। तो हॉर्मूज में भी जो कॉन्फ्लिक्ट है, वाटर में जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो भी इंक्रीज होने लगा। विल डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल, डोंट वरी, राइट। फिर इजराइल ईरान का जो मिलिट्री एस्केलेशन है वो तो कंटिन्यू चल ही रहा है। ड्रोन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, वेस्ट एशियन रीजन में भेजे जा रहे हैं, राइट। सो कल दुबई है, कतार है, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे आपको ड्रोन अटैक देखने को मिलेंगे। यस, दो ड्रोन जो है वो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास गिरे हैं। फोर पीपल जो है उनको इंजर्ड बताया जा रहा है। एंड फ्लाइट ऑपरेशन जो है एक साइड से कंटिन्यू किया जा रहा है, दूसरी साइड उसको हॉल्ट पे है। सो जो एलपीजी प्रोडक्शन है, अगर इंडिया की बात करूं, तो एलपीजी प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज किया गया है बाई 25%, राइट। जो भी रेगुलर प्रोडक्शन है उसके 25% इंक्रीज देखने को मिला है। एंड एनसीईआरटी वाला जो मामला था बुक का, जिसमें जुडिशरी को क्रिटिसाइज किया गया था, वो कंटिन्यू है। सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने एनसीईआरटी के स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज किया है ना। उनका सीधा मानना है द करप्शन इन जुडिशरी जो चैप्टर है उसे रिमूव किया जाएगा, और इट्स सपोज्ड टू बी ड्यूली रिटन एंड द एक्सप्लेनेशन शुड बी आइकॉनिक, कुछ ऐसा चीज उन्होंने बोला हुआ है। तो वो कंटिन्यू चलने वाला वो है, क्या कहना चाहिए, मैटर है। एंड लंबा चलेगा। सो आज की न्यूज़ में मेजरली यही था, एक्सेप्ट एक और चीज जो थी, वो लोकसभा में जो स्पीकर हैं हमारे, ओम बिरला, उनके अगेंस्ट जो मोशन लाया गया था वो भी फेल हो गया है। फिर होना था, मतलब द ऑपोजिशन डजंट हैव नंबर्स, ये उनको पता था। इट वाज अ सिंबॉलिक काइंड ऑफ व्हाट वी कैन से opposition of the current speaker and his method of what we can say like operating Lok Sabha। अभी इसी पर्टिकुलर उसमें क्या कहते हैं, न्यूज में, न्यूज़पेपर में आज हम देखेंगे, द ऑपोजिशन हैज क्लियरली मेंशन्ड द मोस्ट सेड वर्ड टू ऑपोजिशन बाय द स्पीकर इज नो, राइट। हाँ, तो ये चीजें हैं। कल की डिबेट्स काफी ज्यादा फ्यूरियस रही हैं। रविशंकर प्रसाद हो, राघव चड्ढा हो, राहुल गांधी हो, अमित शाह हो, इन सब की डिबेट तुम्हें देखनी चाहिए संसद टीवी पे, कि उन्होंने क्या क्या बातें बोली। तो या फिर इंडियन एक्सप्रेस का चैनल है यूट्यूब पे, जिसपे सीरीज ऑफ जो डिफरेंट लीडर्स हैं, जो सबसे अच्छी डिबेट्स हैं उनके बारे में बात की गई है। तो तुम चाहो तो वो भी देख सकते हो, अगर तुम्हारे पास टाइम कम हो तो। तो ये थी इंपॉर्टेंट न्यूज, राइट। कल से लेके आज तक जो मेजर सोशल मीडिया वो था उसमें इंडिया में लोग लाइन में लग चुके हैं फॉर द गैस। होटल इंडस्ट्री की तरफ से चीजें आ रही हैं। फॉर एग्जांपल एक बैंगलोर का एक वीडियो सर्फेस हो रहा था कल ट्विटर पे, एक्स पे, दैट इज जिस पे लिखा हुआ था एक रेस्टोरेंट में कि ओनली टी एंड कॉफी विल बी सर्व्ड, राइट। तो किसी ने कमेंट भी किया था कि मोदी जी ने डिसाइड किया है कि भैया चाय का धंधा बंद नहीं होना चाहिए, बाकी सारे चाहे कितने भी रेस्टोरेंट्स बंद हो जाए। सोशल मीडिया कल काफी ज्यादा एक्टिव था। एक एक करके बात करते हैं। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट दी वेस्ट नेशन कॉन्फ्लिक्ट और उसकी क्या डेवलपमेंट है। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थ्री मेजर थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल अपडेट्स, सेकंड जो हॉर्मोज में शिप डुबोया गया है उसकी क्या इम्प्लीकेशंस है, थर्ड जो ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट है which are directly or indirectly associated with the current war। तो थोड़ा सा लंबा डिस्कशन चलेगा, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भैया, जो आज की लाइक टॉप न्यूज है, फ्रंट पेज पे है, दैट इज जो शिप है उसको हिट किया गया है, शिप हिट बाय ईरान, राइट। सो अल जजीरा के हिसाब से, as of March 12, 2026, Iran has escalated the maritime hostility in the Strait of Hormuz, hitting at least three commercial weapon, at least three commercial weapon, right? Sorry, three commercial vessel on the Wednesday alone, amid an ongoing conflict with the US and Israel. The Islamic Revolutionary Guard Corps has declared the strait closed to the nation allied with US and Israel, effectively halting most traffic in a corridor that carries 20% of global oil.
तो ये तो था उनका स्टेटमेंट। अब उसमें क्या क्या चीजें हुई, अटैक की कुछ अपडेट्स जो हैं ट्विटर से, दूसरे ऑफिशियल हैंडल से, और न्यूज चैनल जो पर्टिकुलर वो है हाउसेज हैं उससे निकाले थे। तो जो मल्टीपल वेसल्स है उनको टारगेट किया गया, राइट, विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टाइल्स, राइट, और ड्रोन, राइट। और वहां पे खूब सारा फायर एंड इवैक्यूएशन देखने को मिला, एंड वहां पे लोगों की डेथ भी हुई है, राइट। सो उन्होंने ड्रोन या मिसाइल की तरफ से क्या किया है, अटैक किया, एंड वो शिफ्ट हो दिया। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट वो थे, क्या कहना चाहिए, तीन शिप थे जिनका करेंटली नाम आ गया था। उसमें से एक मयूरी नारी है, राइट, दिस इज फ्रॉम थाईलैंड, है ना। ये जो है वो थाईलैंड का शिप था। सेकंड शिप जो था वो स्टार ग्वेनेथ था, जो कि मार्शल आइलैंड का था। स्टार ग्वेनेथ, ये मार्शल आइलैंड का था, right. And the last one was वन मेजेस्टी, जो कि जापान का था। सो ये तीन पर्टिकुलर शिप्स हैं जिनको, जिनका नाम आया है, जिनको ईरान की प्रोजेक्टाइल या ईरान की जो भी मिसाइल्स हैं या ड्रोन्स हैं उन्होंने हिट किए, दे एक्चुअली सैंक इट। सो अगर मयूरी नारी की बात किया, सो इट्स अ थाईलैंड बर्ग कैरियर हिट ऑफ द ओमानी कोस्ट, an engine room fire forced 20 crew members to evacuate, right, while three remaining missing. Right. Stark Beneath की बात करें तो it was struck by an unknown projectile approximate 50 mile northwest. The crew reported safe on One Majesty. The container ship sustained a minor damage of 24 nautical mile northwest to the Ras Al Khaimah. So तीन ऐसे शिप्स हैं जिन पे अटैक हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा जो पर्टिकुलर डैमेज है वो मयूरी नारी को हुआ है। तीन क्रू अभी भी मिसिंग है ना। कुछ और ऑयल टैंकर्स जो हैं उनके बारे में भी बात की गई है आज की न्यूज में। सो टू ऑयल टैंकर्स सेट्स ablaze in the Iraqi territorial water near the port of Basra. One death has been confirmed and 38 crew members have been rescued. तो ये जो अब पर्टिकुलर वॉर आपको ईरान, इसराइल और मिडिल ईस्टर्न नेशन के लैंड में देखने को मिल रहा था, ये अब थोड़ा सा एस्केलेट होकर कहाँ चला गया है, मैरीटाइम एरिया में चला गया है, मतलब अब ओशन में जाने लगा है। कल की न्यूज के हिसाब से देखें तो कल शायद दक्ष ने भी ये बात निकाली थी कि ऑयल प्राइसेस कम हुए हैं, एंड मैंने बोला भी था कि ऑयल प्राइसेस वापस बढ़ गए। सो हुआ ये कि जो एनर्जी सेक्रेटरी है अमेरिका के, उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया कि जो अमेरिकन नेवी है, दे आर एस्कॉर्टिंग द शिप्स एंड वेसल्स इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और सक्सेसफुली उनको निकाला गया है, राइट। तो थोड़ा सा ऑयल प्राइस, थोड़ा स्टॉक मार्केट में ऊपर गया, ऑयल प्राइस कम हुए, एंड उसके बाद आधे घंटे के अंदर, विद इन हाफ एन आवर, वो वीडियो डिलीट कर दिया गया, एंड उसके कारण वापस वो मार्केट लूज हो गया, डाउन हो गया, एंड ऑयल प्राइस बढ़ गए। सो समबडी, सम पीपल वर एक्चुअली अक्यूजिंग हिम फ्रॉम द इनसाइड ट्रेडर कि भैया आप इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि हम ऐसा ट्वीट करेंगे जिससे आपके लोगों को फायदा हो। तो फॉर नाउ द ऑयल प्राइसेस रिमेन एट अप्रोक्सीमेट $93 per barrel. सम पॉइंट यस्टरडे जब ये अटैक्स वगैरह की वो हो रही थी, तो ये बढ़ के जो है वो $100 के आसपास पहुंच गए थे, राइट। तो जो एनर्जी एंड मार्केट्स हैं, जो एनर्जी सेक्टर है, राइट, और जो मार्केट्स हैं, स्टॉक मार्केट्स हैं, उनका क्या स्टेटस है, मैं उसकी बात कर लेता हूँ, राइट। सबसे पहले तो ऑयल प्राइसेस की। ऑयल प्राइसेस एवरेज जो है दुनिया भर में वो 89 टू 91 डॉलर पर बैरल जो है वो देखने को मिल रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग द 20 टू 25% प्रीमियम ओवर प्री वॉर लेवल। सो 25% के आसपास ऑलरेडी प्राइस राइज देखने को मिल चुका है, राइट। जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उन्होंने अपना एनर्जी रिजर्व ऑफ 400 मिलियन बैरल ऑयल जो है उसको निकालने की बात कर दी है टू स्टेबलाइज द ऑयल सप्लाई। So International Energy Agency, they decided to release the emergency 400 million barrel crude oil to stabilize the energy crisis which they are facing, which the world is facing. So major firms जो हैं different different जो vessels and ships वगैरह की हैं, उन्होंने they started working on the Africa's Cape of Good Hope. So अब ये अरेबियन सी की जगह पूरा का पूरा अफ्रीकन केप ऑफ गुड होप जो है उसको क्रॉस करके जाना चाह रहे हैं। बट जो रेड सी वाला एरिया है, अपार्ट फ्रॉम जो स्ट्रेट गल्फ रीजन है वहां के पैरेलल,
वहां पे भी हुतीज जो है उनका एक पर्टिकुलर सिस्टम चलता है अटैक का, तो द सऊदी अरेबिया डिडंट वांट देम टू प्रोवोक एंड दे स्टार्टेड अटैकिंग ऑन दीज थिंग। तो फॉर नाउ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो है वो सीधे तौर पे ईरान से कोई डायरेक्ट वॉर जो है वो इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, बिकॉज दे वांट देयर इकोनॉमीज टू बी सेफ एंड साउंड। तो इसलिए उन्होंने वहां से भी बहुत ज्यादा जो है क्या कहना चाहिए एक्शन लेने से मना कर दिया। नाउ यूएस ने उसके अगेंस्ट क्या किया, तो द सेंट्रल कमांड यूएस सेटकॉम जिसको बोलते हैं, दे condemned and they reportedly eliminated 16 to 28 Iranian what we can say mine layers, राइट। सो माइन लेयर्स क्या होते हैं, माइन लेयर्स जो होते हैं ये वो पर्टिकुलर शिप्स या वेसल होते हैं विच एक्चुअली पुट माइंस ऑन द वाटरवेज, लाइक पानी के नीचे जाके जो माइंस फिट करने का काम होता है उसे माइन लेयर्स कहते हैं। सो यूएस ने ये पर्टिकुलर चीज इंफॉर्मेशन निकाली कि दे हैव स्ट्रक डाउन दी 16 to 28 mine layer ships, right, which were actually blocking the Strait of Hormuz with the help of mines। अच्छा ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल डेटा है, ये बहुत लंबा इसमें आपको वो देखने को मिलेगा, अप्रोक्सीमेट 12 का ब्रैकेट है। So some American sources said 20 vessels, some American sources said 30 vessels. Some जो particular media houses हैं which are active on that particular region, especially Al Jazeera, उसने भी अलग-अलग countries की तरफ से अलग-अलग रिपोर्टिंग जो है बताई है। So 16 to 18 mine layers ships जो हैं उनको गिराने का एक दावा जो है अमेरिका ने किया है। यूएन, यस, दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन इज स्टिल अलाइव, है ना, ये अभी भी जिंदा है, राइट। ये बीच बीच में आता है, वो रिमेम्बर दैट सीन फ्रॉम वेलकम जिसमें परेश रावल वापस उठ जाता है तो उसकी वाइफ कहती है अरे ये जिंदा है। दैट इज व्हाट यूएन इज डूइंग। सो यूएन brought a resolution, right, in the Security Council that was passed against the 13 to 0 with Russia and China abstaining for the condemning the Iran's attack on the regional state। You don't need to laugh, ये वही यूएन है जो यूएस और इजराइल के अटैक को कंडेम नहीं कर रहा है ईरान के ऊपर, बट ईरान के अटैक को फॉर द रीजनल स्टेट्स वो कंडेम कर रहा है, राइट। वंस अ वेरी वाइस मैन सेड हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। खैर, द एस्केलेशन हैज रीच्ड टू द ब्रिटिश कार्गो शिप एज वेल। या मतलब दैट इज नॉट अ डायरेक्ट अटैक और डायरेक्ट क्या कहना चाहिए डैमेज हुआ है, ईरान ने थ्रेट किया। सो अगर मैं अल जजीरा की डायरेक्ट रिपोर्टिंग की बात करूं, ईरान हैज वार्न्ड द ब्रिटिश कार्गो शिप are now legitimate target and has created that oil could reach to a 200 barrel per barrel, $200 per barrel in, if the regional stability is not stored। तो अभी के लिए ये जो है ब्रिटेन के लिए भी धमकी जो है वो मिल चुकी है। अब अगर मैं बात करूं तो ये हो गया क्या शिप वाला मामला। नाउ व्हाट इज हाउ द वॉर एस्केलेटेड एंड वॉर कहां तक पहुंचा है हम उसकी बात भी कर लेते हैं। सो यू कैन सी अ कोऑर्डिनेटेड एस्केलेशन, ये लैंग्वेज जो है वो उसकी है क्या कहना चाहिए अल जजीरा की, कि कोऑर्डिनेटेड एस्केलेशन देखने को मिल रहा है विद द ईरान एंड प्लस हिजबुल्लाह। यस। सो अगर मैं उसकी प्रॉपर स्टेटमेंट की बात करूं, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द कॉन्फ्लिक्ट बिगन, ईरान्स आईआरजीसी and Hezbollah carried out a joint missile operation targeting Tel Aviv, Jerusalem, Haifa, and US base in Jordan and Saudi। So Israel की जो major cities हैं, right, which includes Tel Aviv, the capital, Jerusalem, Haifa, right, यहाँ पे and US base in the Jordan and Saudi Arabia, यहाँ पे इन्होंने जॉइंट कोऑर्डिनेटेड मिसाइल अटैक्स जो हैं, जॉइंट मिसाइल ऑपरेशंस जो हैं वो कंडक्ट किए हैं। द टारगेट हैव स्टार्टेड एक्सपांडिंग, है ना, टारगेट्स जो हैं वो एक्सपांड हो रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर वॉर। फॉर एग्जांपल अगर मैं दुबई की बात करूं, तो दुबई वाज वन ऑफ द सेफ हेवन, बट एन इरानियन ड्रोन प्रॉपर्ली स्ट्रक एट अ रेसिडेंट टावर इन द दुबई, राइट, जो ग्रीक हार्बर है उसके पास, एंड पूरी बिल्डिंग को बाद में इवैक्यूएट किया गया। अभी तक मेजर डेथ या किसी का कैजुअलिटी का वो नहीं आया है, राइट। दुबई से इट हैज इंक्रीज टू द कमर्शियल व्हाट वी कैन से इंफ्रा। यस, इजराइल हैज टारगेटेड द बैंक इन ईरान
Now, Iran has said that by targeting the banks in our country, you have given all the permission to us to target any financial infrastructure that is located in the area. राइट तो सबसे पहले तो शिपिंग में था तो अगर मैं बात करूं तो भैया वही माइंस इन द स्ट्रीट जो है उसने वर्चुअली जो है वो क्या किया हुआ शिप जो है उसको रोके हुए हैं एंड उसके बाद जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे अटैक हुए हैं अब अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी या ग्लोबल टेक फर्म्स जो हैं राइट सो ईरान ने एक स्पेसिफिक वार्निंग इशू की है फॉर द यूएस टेक फर्म्स. So Iran has issued a warning for the US tech firms like Google, Amazon, Microsoft, Nvidia as legitimate targets. So jitne, like whatever offices these particular companies are having in the region, they might have this particular. The Iranians have declared that these firms are going to be legitimate targets because these are the U.S. tech firms and they fund the current political, what we can say, regime in the USA. Right? US ने अपनी तरफ से एक particular response किया है by the ending of 11th March. Right. President Donald Trump has stated on the 11th March that the US has already won the war, but will remain in the fight to finish the job. He later commented that Iran is at the end of the line and conflict may end soon. So Trump का चाचा का अपना एक वो है pseudo सिनारियो है जिसमें टेक्निकली ही सेट की वो जो है वो जीत चुका है एंड जो क्या कहना चाहिए कैजुअलिटीज है जो ह्यूमन कैजुअलिटीज है जो डेथ टोल है दे स्टार्टेड राइजिंग राइट यूएस ऑफिशियल ने एडमिट किया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि भैया टारगेटेड मिस्टेक के कारण फरवरी 8 में है ना यूएस ऑफिशियल एडमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टारगेटिंग मिस्टेक ऑन February 28 that struck a girls' school in Menab, killing approximate 170 people, including the 165 girl child. तो यूएस ऑफिशियल ने पहली बार यूएस ने एक्सेप्ट किया है कि दे टारगेटेड इट राइट पेंटागन जो है वो क्या कहते हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है कि 140 यूएस सर्विस मेंबर्स जो है उनकी डेथ हुई है एंड इन द फर्स्ट 10 डेज ऑफ द वॉर और जो 8 है दे आर सीवियरली इंजर्ड एंड 8 जो है वो ऑलरेडी उनकी डेथ हो चुकी है सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग दे आर एक्सेप्टिंग इट सो यहाँ पे डेथ कैजुअलिटी की हम बात करते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट की तो हम यहाँ पे दो तीन चीजें बात कर चुके हैं फर्स्ट जो ऑयल है ऑयल इकोनॉमी है वहां पे प्रॉब्लम्स जो है वो हो रही है सेकंड चीज जो है वो शिपिंग स्क्वाड है G7 लीडर्स जो है वो जो है ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं कि भैया हम किस तरीके से शिपिंग वो कर सकते हैं whether we need to use military navy support for the commercial vessel for the free navigation in the Gulf or any other option इंडिया जो है ना वो उसका स्टैंड अभी भी जो है वो प्रॉब्लमेटिक ही रहा है ना देर इज नो क्लियर कट स्टैंड कि हम क्या चाहते हैं क्या बोलना चाहते हैं एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्टेड हेलो तृप्ति इंडिया की तरफ से अभी तक ना तो इसराइल के अगेंस्ट मतलब इसराइल के लिए चीज बोली गई ना ईरान की तरफ से और ना कोई न्यू लीडरशिप जो है उसके लिए बात की गई सो मसला ये है कि उनको इस चीज पे बात करनी थी बट उन्होंने नहीं की दैट इज द रीजन कि ये क्यों परेशानी हो रही है नाउ इफ द ऑयल इकोनॉमी कोलैप्स राइट नॉट जस्ट ऑयल बट कई ऐसी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज हैं जो कॉम्प्रोमाइज होंगी एंड ये वही पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज हैं जो रेगुलर बेसिस पे हमें क्या करती हैं सपोर्ट करती हैं फॉर एग्जांपल मैंने कल एक एडिटोरियल पढ़ा था द गार्डियन का उसके लाइक अकॉर्डिंग टू दैट सबसे पहले बात कर देते हैं कि जब ऑयल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ड्यूरिंग द ऑयल एक्सट्रैक्शन वी एक्सट्रैक्ट सल्फर राइट सल्फर से बनता है सल्फ्यूरिक एसिड sulfuric acid is one of the most widely used chemicals in the industrial level not only just one industry several industries में H2SO4 या sulfuric acid जो है उसका यूज होता है one of the example let's see how the all industries are connected to the oil economy उसके एक example देखते हैं for example metal industry राइट मेटलर्जी इंडस्ट्री मेटल एक्सट्रैक्शन की जो इंडस्ट्री होती है मैं उसकी बात करूं this sulfuric acid is useful for the extracting of different metals for example copper is there for example nickel is there cobalt is there cadmium is there
राइट? सो मेटल इंडस्ट्री में अफेक्ट होगा। सो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कॉपर, राइट? कॉपर इंडस्ट्री में जब अफेक्ट होगा तो क्या क्या चीजें होंगी? सो ऑयल एक्सट्रैक्शन, ड्यूरिंग द ऑयल एक्सट्रैक्शन वी गेट सल्फर. Sulfur is used to make sulfuric acid. Sulfuric acid is used in the metallurgical industry. Let's say copper extraction के लिए हम बात करें. So if copper is not being extracted properly or copper's production decreases, the pure copper production, right? It can actually affect the production of our air conditioners and electronic vehicles and chips. जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होते हैं उनकी भी प्रोडक्शन को क्या कर सकता है, ये होल्ड कर सकता है. Yes. And air conditioner, EVs, and chips. These are those particular, what we can say, like including chips वगैरह, जो दुनिया भर के important electronic operations में use होते हैं. So one particular halt and the other things get into the problem. Then I'll give you another example how this thing comes. For example, जो liquid natural gas होती है, if the production of liquid natural gas decreases, this is the same particular gas with the help of which we make nitrogen-based fertilizers, right? So if the production of LNG is decreased, that means nitrogen-based fertilizers production is decreased. That means decrease in the agriculture production. So if the war is going long, that clearly means it's going to affect the plates as well. जो फूड है उसको भी क्या होने वाला है, प्रॉब्लम हो सकती है, हमें काफी कुछ जो है वो प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है. सो दिस इज नॉट जस्ट वन पर्टिकुलर क्राइसिस जिसे हम एनर्जी क्राइसिस कह सकते हैं. इट्स गोइंग टू टर्न आउट टू बी एन होल लेवल ऑफ एनर्जी क्राइसिस, सॉरी, इकोनॉमिक क्राइसिस. फॉर एग्जांपल गुजरात के मॉरबी एरियाज में जो सिरेमिक प्लांट्स हैं, दे आर शटिंग डाउन. The fertilizer plants around the countries, they are shutting down. The hotel industries, they are shutting down. Correct. The different places where LPG, LNGs, and petroleum and petroleum byproducts are being used, everywhere you can see a crisis. So it's going to affect a very, like in a very vast level. तो ये कहीं ना कहीं एक problem है. So Daksha कहना है, like so many things, gig economy, so on, industries outside the petroleum product, automobile, whole transport, everything, Daksha. Come on, what is like the fuel for the economy? I mean, if we don't have petrol or gas, we are instantly going to the ancient age. So अगर पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, गैस नहीं है, तो घरों में हम चूल्हे में खाना बनाने वाले हैं, right? To use the like move from one place to another, either we have to use the bicycles or we have to use the horses back, या फिर हम क्या बैलगाड़ी चलाएं. तो कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर फ्यूल होते हैं, जो लिक्विड नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, दे आर वेरी मच यूज्ड एट द डिफरेंट प्लेसेस इन द इकोनॉमी. एंड ये काफी लंबा चौड़ा अफेक्ट कर सकता है ना? अभी जो नई लीडरशिप है, अगर मैं बात करूं मुस्तफा खमाइनी की, जो अयतुल्ला अली खमाइनी के बेटे हैं और करंट लीडर, उनके ऊपर भी अटैक हुआ. ही इज इंजर्ड बट ही सेफ, दैट इज व्हाट देयर ऑफिशियल स्टेट्समैन जो है उन्होंने बोला है, राइट? Iranian police chief warned that any anti-national government protesters will be treated as the enemy of the state. Foreign Ministry of Iran started talking to the US, right? Is no longer on agenda following the bitter experience of the strike. तो negotiation जो है उसमें भी काफी कुछ क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं एंड ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करने वाली बात है. Now talking about how India is being affected, right, from this global conflict. Finally, back to the ancient age. अच्छे दिन, that is what agenda. खैर, ठीक है. Right, we will discuss about it later. कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, and whatever it is, कि क्या है कहानी, क्या नहीं है. खैर, let's talk about it. इंडिया में क्या impact हो रहा है. So India is first handedly facing the energy crisis. I mean, yesterday's tweet from our petroleum minister, Mr. Hardeep Singh Puri, was not about how India is secured in terms of energy. It was like like he met Prime Minister Modi on this particular issue, and they had discussion. What discussion? We don't know. That didn't come out.
right? The parliament was seeing the uh, what we can say motion against what we can say speaker. The parliament was having a discussion on the energy crisis. The parliament was supposed to answer to the people that how safe we are in terms of energy. एंड उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री जो है वो इलेक्शन रैली करने गए थे सो इसलिए उस चीज का आंसर नहीं मिला again, that's a fair criticism that the way entire different nations and their leaders are responding to the questions of the people, our prime minister should also respond in such a fashion, right? You don't want to do a press conference, at least answer it in the parliament. बट पार्लियामेंट में वो थे ही नहीं कल वो इलेक्शन कर रहे थे इलेक्शन रैली में थे तो हमें नहीं पता कि क्यों ऐसा हो रहा है राइट नाउ ओवरऑल फैशन में इंडिया का जो इंपोर्ट है मैंने बोला था कि अप्रोक्सीमेट 70% ऑफ एलपीजी जो है हम बाहर से मंगाते हैं है ना और उस 70% का भी 90% जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब तक क्लोज रहेगा तब तक ये चीज प्रॉब्लम में रहेगी तो जो हमारा इंपोर्ट क्या कहना चाहिए रिलायंस है वो कहीं ना कहीं आज हमें प्रॉब्लम दे रहा है राइट अब जो रीजनल सप्लायर्स थे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कतार या अदर कंट्रीज की तो उन्होंने भी प्रोडक्शन हॉल्ट कर रखा है तो इवन इवन लेट्स से नेक्स्ट 5-10 डेज में चीजें नॉर्मलाइज भी हो जाती हैं लेट्स से पीस टॉक स्टार्ट हो जाती है सीज फायर हो जाता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल भी जाता है भी प्रोडक्शन को स्टार्ट करने से लेके एंड लाइक द रॉ द ओवरऑल मटेरियल दैट इज सपोज टू रीच टू द public that may take 2 to 3 fair months to get into the regularization. So अगर अभी 10 दिन में नेक्स्ट मान लेते पीस हो गया नेक्स्ट 10 डेज में लेट्स से डिस्कशन स्टार्ट हो गया तभी जो है क्या कहना चाहिए इट विल टेक some 2 to 3 fair months to get things normalization राइट प्राइस ऑलरेडी बढ़ाया जा चुका है दी इम्पोर्टेड कमोडिटी इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंडर जो है डोमेस्टिक सिलेंडर्स को लाया जा चुका है एंड थोड़ा सा गवर्नमेंट के रिस्पांस की बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट के रिस्पांस क्या थे इन दिस एनर्जी क्राइसिस इन इंडिया तो they have been instructed they have ordered the refineries to maximize the LPG production diverting other hydrocarbon stream resulting to the increase of 10 to 25% in the domestic output 10 to 25% increase करने को बोला गया I think the price of LPG increased won't go down if even if the goes back to the normal that's what is like definitely is going to happen right पेट्रोलियम प्राइस भी जब पेट्रोल के प्राइस बढ़े थे आई मीन लाइक द ग्लोबल इश्यूज एंड अदर थिंग वो अभी तक कम नहीं हुआ आई एम स्टिल बाइंग 107 रुपी पर लीटर पेट्रोल इन इंदौर right this is when there is a 20% ethanol blending right and this is when the cheap Russian crude oil was imported which was also very likely to be cheap in processing as well तो वो उसके बाद भी कम नहीं हुआ तो आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू हैपन हाँ कोई चुनाव उनाव होगा तब देखेंगे कि प्राइस कम हो जाए दैट इज अ डिफरेंट थिंग so for now LPG domestic LPG is under the essential commodity act right and this is the act which actually this act is used by government as a wartime power okay, if something is in the essential commodity act that means you cannot like halt it you cannot hoard it you cannot like stock it at any cost वो पब्लिक के पास रेगुलर सप्लाई में क्या होना चाहिए पहुंचना चाहिए सो एलपीजी इज नाउ अंडर दैट राइट अल्टरनेटिव सोर्सिंग जो है कल हमने बात की थी कि यूएस नॉर्वे जो है उनसे बात की थी बट अगर हम यूएस एंड नॉर्वे से एलपीजी लेते भी हैं अगर मैं कल के एक्सपर्ट की बात करूं कल एक एक्सपर्ट की बात सुनी इफ वी स्टार्ट टेकिंग एलपीजी सॉरी एलएनजी लिक्विड नेचुरल गैस फ्रॉम द यूएसए और नॉर्वे द शिपिंग रूट is long. So even if we started having the new suppliers, तब भी यहाँ तक पहुँचने में काफी लंबा टाइम लगेगा, राइट? तो यहाँ पे प्रॉब्लम है एंड जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उसकी भी बात कर लेते हैं the 30,000 crores right worth of compensation package has been approved for oil marketing companies to absorb the global price volatility तो ओवरऑल फैशन में ये पूरा का पूरा जो वॉर है
that is not just affecting one particular sector, it's affecting huge number of sector. गुजरात के मोरबी में सिरेमिक प्लांट जो है दैट इज सपोज टू ऑलमोस्ट बंद होने की कगार में है। फिर उसके अलावा अभी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में अगर बात करें, फर्टिलाइजर्स प्लांट की बात करें, अदर्स की, तो वो भी कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। एग्रीकल्चर में माइट गेट कॉम्प्रोमाइज। द ब्लैक मार्केटिंग ऑफ सिलेंडर इज ऑलरेडी स्टार्टेड। हाँ, मैंने भी कल कोशिश की एक सिलेंडर भरवाने की, बट वो नहीं हो रहा था, तो मैंने भैया थोड़ा ऊपर नीचे करके देख लो। सो आई वाज गेटिंग द डोमेस्टिक सिलेंडर व्हिच कॉस्ट me like approximate 1300, right? They were selling it to the 2200, 2500 like this. तो ब्लैक मार्केटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है ना। ये रेगुलर होता है जब भी ऐसी कुछ चीज होती है, ठीक है। अब बात करते हैं तुम्हारे लिए एक लीगल, वो है इसमें डिटेल में लीगल फैकल्टी भी वीडियो बनाएंगे, बट वी कैन हैव डिस्कशन ऑन दिस। दैट इज अ राइट टू डाई, राइट टू हैव अ डिग्निफाइड डेथ कह सकते हो, बट राइट टू डाई और यूथनेशिया का जो केस है। So Supreme Court of India has delivered a landmark ruling on the March 11th, marking the first time it has practically authorized the withdrawal of life support in a specific case under right to die with dignity framework. So पहली बार इंडिया में ऐसा हुआ है कि किसी को मरने की परमिशन दी गई है, डेथ की परमिशन दी गई है, राइट। द केस इज नोन एज हरीश राणा केस। इस केस का नाम क्या है? हरीश राणा केस, राइट। सो सुप्रीम कोर्ट, हम बात करते हैं क्या क्या चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड द पैसिव यूथनेशिया टू द हरीश राणा, a 32-year-old man who had been in the persistent vegetative state PVS from nearly 13 years since 2013। 2013 में जो हरीश राणा थे वो फोर्थ फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग से गिर गए थे। तो उसके बाद वो पीवीएस कंडीशन में है, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। सो दिस इज अ स्टेट जहाँ पे ही कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू एनीथिंग, बट ही इज अलाइव। सो उनको रेगुलरली क्या किया गया है, एक न्यूट्रिशन के थ्रू जिंदा रखा गया है। And because of that, the financial burden, the emotional burden, the pain he's feeling, his family is feeling, everything is getting critical. So इसलिए the bench has decided, the bench of Justice J.B. Padiwala and K.V. Vishwanathan, they have permitted the withdrawal of life sustaining treatment, including the clinically assisted nutrition and hydration, right, CANH, so that he can die peacefully and dignified. What is the significance of this particular ruling? Uh, this is the first practical application for the euthanasia guidelines that is being proposed in 2018. So 2018 में ही यूथनेशिया या इच्छा मृत्यु की जो पर्टिकुलर गाइडलाइन थी वो आई थी, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम जब उसको प्रैक्टिकली यूज किया गया है। यूथनेशिया इज समथिंग जो बहुत डिबेटेबल टॉपिक रहा है। सो वो भी इसलिए बिकॉज दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ न्यू एज एरा, न्यू एरा कह सकते हो। I mean, think about it. Somebody lived for 70 years, a good healthy life, and suddenly he fell ill. And from last 5 to 10 years, he is just on the bed, and his take care is dependent on the other person. Correct? So होता ये है कि because of that, जो burden होता है, जो emotional burden होता है, जो financial burden होता है, so to end that, the person asks for the death. It won't be a suicide, but it will be a death. तो वो crime नहीं होगा, इसको हम euthanasia कहते हैं। It's a debatable topic क्योंकि there are certain genuine cases, there are certain cases जिसमें किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो एक मृत्यु मांग रहा है, और अदर थिंग, राइट। तो चीजें हैं। अब इसका प्रोसीजर ये होगा कि जो वो हैं, क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने एम्स को डायरेक्ट किया है, राइट, कि जो भी स्ट्रक्चर्ड मेथड ऑफ द पर्टिकुलर विड्रॉल है ना, उसको आप क्या करें, फॉलो करें, राइट। सिंगल एक्ट की तरह नहीं, बट जो स्ट्रक्चरल वे है उसकी तरफ से। अब अगर मैं करंट लीगल फ्रेमवर्क की बात करूं तो इस पे डिटेल डिस्कशन तो खैर लीगल टीम करेगी, बट कुछ चीजें जो है मैं उसकी बात कर लेता हूँ। सो राइट टू डाई इन इंडिया इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू द पेसिव यूथनेशिया, राइट। एक्टिव यूथनेशिया रिमेन्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो जो पैसिव यूथनेशिया है सिर्फ उसके लिए राइट टू डाई जो है वो एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे लिख लो कि भैया वी आर टॉकिंग अबाउट दी पैसिव यूथनेशिया, राइट।
Now, what is a passive euthanasia? It involves a withdrawing or a withholding the life-sustaining treatment like ventilators or feeding tubes to allow a natural death. It is recognized as the fundamental right under the Article 21 right to life and personal liberty. So वही बात की कि if somebody is having some condition, medical condition that it cannot be treated, and because of that huge amount of emotional, personal, financial burden is there, तो वो लाइफ सपोर्ट हटा के धीरे धीरे हम उसको क्या कर सकते हैं, डेथ की तरफ भेज सकते हैं. बट इफ समबडी विलफुली लाइक कि नहीं यार, मैं 80 साल जी चुका हूँ, अब मेरे को जीने का मन नहीं है, मैं हेल्दी हूँ बट मेरे को जीने का मन नहीं है, गिव मी द लाइक एक्टिव यूथनेशिया, दैट इज नॉट अनफ, राइट. The active euthanasia is illegal. The direct administration of a lethal substance, right, that cause death remains illegal under the Bharati Nyaya Samhita. The individual can right, sign an sorry, sign an advance medical directive, living will, to specify in advance that they do not wish to kept on life support if they become terminally ill. सो अगर हम पहले ही ये चीज कर दें कि अगर हम टर्मिनली इल हैं तो हमें लाइफ सपोर्ट में रहने का कोई मन नहीं है, देन वी कैन लाइक द कोर्ट कैन प्रोसीड, इट कैन बी लीगल, राइट. जो सिंप्लीफाइड गाइडलाइंस है उनकी बात करें तो इन द 2023 मॉडिफिकेशन that remove the need of a judicial magistrate to attest the living will, right, notarize is now sufficient. पहले अगर आपने नोटराइज की है बिल तो वो विल सफिशिएंट है. The decision now rely on the two boards, a primary medical board at the treating hospital and secondary medical board, including an external panel nominated by the district CMO. So if somebody is terminally ill, तो जो जहाँ पे इलाज हो रहा है उनके अलावा बाहर का भी पर्टिकुलर बोर्ड है जो उसको एनालाइज करेगा, उसके बाद दे कैन एक्चुअली अलाउ इट, right. In the Harish Rana case, the court explicitly urged the central government to enact the formal legislation to replace the these code-led guidelines. तो इनकी लाइक 2013 में वो फोर्थ फ्लोर से गिर गए थे हरीश राणा, एंड उसके बाद से इनकी कंडीशन सही नहीं है, ही इज नॉट इम्प्रूविंग. सो दैट इज द रीजन कि ये जो डेथ है यूथेनेशिया जो है वो उनको अलाउ. सो दीज वर द टू मेजर टॉपिक. लेट्स हैव सम रिवीजन ऑफ द न्यूज़. सो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के बारे में हमने बात कर ली है, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट अगेन, right. Three crew member missing from the Indian bound Thai cargo ship stuck in the Strait of Hormuz. So तीन इंडियन भी मिसिंग है भाई साहब. ईरान new supreme leader is injured but safe, ऐसा ईरान की तरफ से बोला गया. Motion is oust Lok Sabha speaker elected amid the drama over the Shah comment on Rao. So कल की उसमें पार्लियामेंट में यही हो रहा था, राइट. SC upholds right to die for a man in a vegetative state, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. स्टेट फील्ड एलपीजी सिलेंडर पिंच, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में ये चीज देखने को मिल रही है ना. एंड कई पर्टिकुलर लेवल पे लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन के कारण जो है ये पैनिक क्रिएट हो रहा है. ब्लैक मार्केटर्स जो हैं उन्होंने भी दे स्टार्टेड लाइक अब्यूजिंग द सिचुएशन, राइट. तो ये चीज जो है प्रॉब्लम में है. आगे बात कर लेते हैं तो फ्यूल क्राइसिस, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, राइज इन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हिट हरियाणा इंडस्ट्री. सो मैंने बोला था वो सिर्फ एक को नहीं होगी, राइट, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी. A ceramic unit in a pocket town of Khurja faces closure amid the West Asian crisis. हम ceramic unit की बात कर भी चुके हैं, मौरवी की, यहाँ पे गाजियाबाद की भी कंडीशन खराब हो रही है, राइट. मोदी launches Kerala poll campaign, attacks LDF and UDF. So मोदी जी केरला में थे, इलेक्शन रैली कर रहे थे. लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एंड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, सॉरी फ्रंट जो है, दोनों को क्रिटिसाइज किया उन्होंने, अटैक किया. एंड दिस इज हैपनिंग व्हेन इंडिया इज फेसिंग एन एनर्जी क्राइसिस. मोदी जी लॉन्चेस द प्रोजेक्ट वर्थ अराउंड 11,000 crores, राइट. चुनाव है भाई साहब. एंड कहाँ गया, एनसीईआरटी बुक लो, सुप्रीम कोर्ट इज अनहैप्पी विद द रीरिटन चैप्टर. So the chapter that was controversial in the 8th class social studies, that was the corruption in judiciary, उसको रीराइट भी किया गया, and still the Supreme Court is not happy, right. क्या चाहिए माय लॉर्ड को मुझे समझ में नहीं आता. खैर,
No need to panic, मोदी जी ऑन एनर्जी सप्लाई क्राइसिस, राइट? यस, और ये तब बता रहे हैं जब उन्होंने क्या कहना चाहिए, ये बताया कि भैया जब हम कोविड के टाइम पे नहीं झुके, कोविड के टाइम पे नहीं टूटे, तो इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी। Sales of electric cooktops sizzles as LPG flame out to worries the family. Yes. जो इंडक्शन वगैरह, इंडक्शन से रिलेटेड यूटेंसिल्स वगैरह, उनकी सेल्स बढ़ी है क्योंकि एलपीजी का क्राइसिस हो सकता है। एंड यहाँ पे ये मैं इसी न्यूज की बात कर रहा था स्पीकर वाले केस में। स्पीकर फोर्स टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट विच सेज ओपोजिशन, केसी वेणुगोपाल ने स्टेटमेंट दिया था। एंड द मोस्ट कॉमन वर्ड यूज बाय स्पीकर इज नो, राइट? नो। कल का डिबेट काफी अच्छा था, यू कैन एक्चुअली फॉलो इट, ठीक है? जस्ट अ मिनट। पॉलिसी मिस्टेक, राइट? यस। ये जरूर पढ़ना कि इंडिया ने किस तरीके से पैनिक इंडिया में जो है वो क्रिएट किया गया है बिकॉज ऑफ मिस इंफॉर्मेशन एंड पॉलिसी मिस्टेक। वो जो मैंने बात की ना कि अगर गवर्नमेंट प्रॉपर डेटा, प्रॉपर ब्रीफिंग करे तो पब्लिक थोड़ा सा आसान रहे। हमारे यहाँ की मीडिया भी अलग ही लेवल की है। आई मीन आई बी वेरी हैप्पी अगर तुम न्यूज चैनल्स नहीं देख रहे हो। तुम यकीन नहीं करोगे, न्यूज चैनल में 3 4 दिन पहले जो है वो ज्योतिषियों को बुला के ईरान की कुंडली पढ़वाई जा रही थी कि ईरान में लड़ाई झगड़े क्यों हो रहा है। क्या बोलूं मैं, क्या छोड़ो, मैंने कल ही बताया था कि दिस इज द रीजन। जो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, जो सेंसेशनलाइजेशन कर रहे हैं, उसके कारण क्या हो रहा है? जो बार्क है उन्होंने इसकी टीआरपी रेटिंग भी कम कर दी। somebody really need to ask him क्या रे बेटा थकान नहीं होती? यस, दैट इज फॉर श्योर, है ना? ये तो पूछना ही चाहिए। यूथ बैक्ड आरएसपी विंस सिग्नल नेपाल्स न्यू पॉलिटिकल एरा। नेपाल के इलेक्शन रिजल्ट पे ये पर्टिकुलर एडिटोरियल है, मेक श्योर कि थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे। How the war in the West Asia exposes the India's LPG dependencies, राइट? ये अपन डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से वो एलपीजी की डिपेंडेंसी हमारी वॉर के कारण बाहर आ रही है। एलपीजी output rises to 25% since issue of supply maintenance order, राइट? ये कहना है जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सुजाता शर्मा का। उन्होंने ये बात बताई कि हमने जो वो है इंक्रीज किया प्रोडक्शन बाय 10 to 25%। ये एक और रिस्पॉन्स आया कि इंडिया हैज ओवरऑल कोल स्टॉक फॉर 88 डेज, कैन मीट द राइजिंग डिमांड। 20 मिलियन टन जो कोल है, उन्होंने बताया कि हमारे पास स्टॉक है, कोल मिनिस्ट्री ने बताया चीज दैट वी हैव 88 डेज टाइमलाइन ऑफ दिस कोल। तो ये चीज चल रही है, अभी बहुत सारा डिस्कशन होगा। ये पढ़ लेना, व्हाई इंडिया स्टेयरिंग एट एलपीजी डेफिशिएंट। सेम जो अपन ने डिस्कशन किया है, ये उसी से ही लिखा हो, उसी से ही रेलेवेंट है। टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड न्यूज, द वॉर कुड एंड सून, नथिंग लेफ्ट टू टारगेट इन ईरान, राइट? ये अलग ही उसमें जी रहा है भाई दुनिया में। मतलब ईरान जो है वो इसराइल की, मिडिल ईस्टर्न गल्फ नेशंस की बैंड बजाया जा रहा है, और इस आदमी को लग रहा है कि कुछ तो भी चल रहा है। तो कुछ तो है गलत टाइप का, इसको कोई किसी ने, या तो मिस इन्फॉर्मेशन इज गेटिंग फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन और समथिंग, राइट? और ही इज लाइक आउट ऑफ हिज माइंड, है ना? बिकॉज ऑफ दिस गाय जिसका फोटो यहाँ पे बना हुआ है। हाँ, हो सकता है टेंशन में ऐसी बातें निकलती हैं। ब्रिटेन वॉज इन्वॉल्व इन द यूक्रेनियन मिसाइल स्ट्राइक इन रशिया, सेज क्रेमलिन। क्रेमलिन हैज अक्यूज्ड ब्रिटेन की जो रशिया में मिसाइल स्ट्राइक हो रही है उसमें ब्रिटेन इन्वॉल्व था, राइट? Polish prosecutors started human trafficking probe into Epstein ring, राइट? सो दुनिया भर में एप्स्टीन के लिए अगेंस्ट वो चीजें चल रही हैं, बट इंडिया में बात ही नहीं हो रही। ईरान सुप्रीम लीडर इज इंजर्ड बट सेफ एंड साउंड, सेज प्रेसिडेंट सन। ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर है उनके ऊपर भी अमेरिका ने अटैक किया है, बट ही इज नाउ सेफ। ही इज अ बिट इंजर्ड बट ही इज सेफ। ईरानियन पुलिस चीफ प्रोटेस्टर्स को एनिमी ऑफ द स्टेट मानेंगे। टकर कार्लसन, राइट, स्टेयरिंग क्रिश्चियन कंजर्वेटिव अगेंस्ट द वॉर एंड इसराइल। Trump has one strategy for the midterm, but House of Republican have another. अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, राइट? नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? यूएसए की तरफ से जो ट्रम्प ने अभी ब्लंडर किया हुआ है ईरान के अगेंस्ट,
उसके कारण जो पॉपुलैरिटी है मिड टर्म इलेक्शन में वो थोड़े से टेंशन में आ रही है। दैट इज द रीजन ही इज कंटिन्यूअसली प्रोवोकिंग, ही इज कंटिन्यूअसली मेकिंग द स्टेटमेंट्स कि सब कुछ खत्म हो गया, सब सेट है, इंडिया वो यूएस जीत गया, ये वो सो दैट ही कैन वॉन द मिड टर्म इलेक्शन। बट मेरे को नहीं लगता कि ये चीज होने वाली है। यूके जो है उन्होंने प्रो पैलेस्टीन मार्च ओवर द सपोर्ट ऑफ इरानियन regime जो है वो बैन कर दिया है। These are the countries which are associated with the democratic rights and freedom of speech. So, this is it for today's news. I'm really sorry आज मैंने questions नहीं बनाए थे because I woke up late. मैं मेडिकेशन पे हूँ वायरल की, तो मेडिकेशन के कारण मैं थोड़ा लेट तक सोता रहा, तो क्वेश्चन नहीं बना पाया। बट आई डिसाइडेड टू गो ऑन दिस न्यूज एनालिसिस, क्योंकि जो भी ओवरऑल ईरान वाला जो मसला था वो तो कल रात में ही प्रिपेयर कर लिया था मैंने, बिकॉज आई हैड लाइक टन्स ऑफ डिफरेंट एडिटोरियल जो मैंने पढ़े थे, राइट। सो प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा थोड़ा सा हेल्थ वाला इशू था, तो मतलब दैट इज द रीजन कि थोड़ा सा वो हुआ। एंड दिस इज एन इशू जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है ईरान वाला, दैट इज अफेक्टिंग एवरीवन। सो गेटिंग अ गुड एंड एक्यूरेट सोर्स और उसकी इंफॉर्मेशन ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो वो एक दिन भर का काम हो जाता है, राइट। हमारे यहाँ की मीडिया हाउसेस कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं चैनल्स में, वी आर नॉट सपोज टू फॉलो इट। वही मिस इन्फॉर्मेशन इसका देश में पैनिक होता है। तो दैट इज द रीजन, चूंकि अमेरिका इंडिया का टाइम भी 11 घंटे 12 घंटे के आसपास गैप में रहता है, एंड ईरान इसराइल का भी होता है। सो ओवरऑल फैशन में यही होता है कि रात में थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है, तो वो मैंने कर ली थी, इसलिए मैंने सोचा एनालिसिस तो पूरा ले लेता हूँ। एंड बाकी जो है वो क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं मिला। सो क्या कहना है दक्ष का, व्हाट इफ यू लूज द मिड टर्म? कोई खास इफेक्ट नहीं होगा, बट हाँ पॉपुलैरिटी जो है उसका क्वेश्चन आ जाता है, राइट। ही रिमेन प्रेसिडेंट फॉर द लॉन्ग टर्म, पार्टी के लिए मिड टर्म होता है, उसके लिए नहीं, राइट। तो और अगर ऐसा रहा तो अपन कल एक बार अमेरिका का पूरा इलेक्शन पैटर्न जो है उसको डिस्कस करेंगे, इलेक्शन कैसे होते हैं, क्या डिस्कशन होता है, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, and I wish you and all your loved one a good health, good mental health. Make sure to stay motivated and stay positive. I'll see you tomorrow. Good day, guys.